क्वेश्चन नंबर 5। चलो ठीक है, उसके अलावा सब समझ में आ गया था अभी तक जो पढ़ाया है इस चैप्टर में? यस सर। सभी को? यस सर। की बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखना पड़ेगा उससे पहले। क्वेश्चन 4 था, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is half AB। और इसको एक्सप्लेन करना था फिगर ड्रॉ करके। तो 2 पॉइंट्स दे रखा है A और B, है ना, और C एक पॉइंट है A और B के बीच में। C कैसा पॉइंट है कि AC और BC क्या है, बराबर है। तो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो AC होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द कंप्लीट लाइन होगा। ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो AC इज इक्वल टू BC दे रखा है, तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ AC ऐड किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो यस सर। तो कर सकते हैं। अब AC क्या है, दोनों तरफ AC देखो पहले से क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू BC ये क्वेश्चन में दे रखा है। यानी AC एक चीज है, AC इज अ थिंग, BC is another thing and they both are equal to each other। ये बात समझ में आ गई? AC एक चीज है और BC एक चीज है, यस सर। और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है आपको। तो फिर मैंने क्या किया? हाँ बोलो। सर हमने दोनों साइड AC क्यों ऐड किया? AC इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारे को 2 AC चाहिए था। मतलब AC इज इक्वल टू हाफ AB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ट्वाइस AC इज इक्वल टू AB ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब तो यही है ना, बता। यस सर। सर। तो 2 AC है, एक AC तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2 AC लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और AC ऐड करना पड़ेगा। तो एक साइड तो ऐड नहीं कर सकते, दोनों ही साइड ऐड करना पड़ेगा। तो फिर कर दिया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गई यहाँ तक? बताओ। यस सर। तो देखो Yes, अब AC क्या है, AC एक ऐसी चीज है जिसको मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि जब दो चीजें इक्वल हों तो उसके बाद अगर सेम चीज को मैं दोनों साइड में ऐड करता हूँ तो जो फाइनल आंसर आता है वो भी दोनों इक्वल ही होते हैं, है ना। यही हमने पढ़ा है अभी तक कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, है ना। अगर इक्वल चीजों को ऐड की जा रही है देन द होल्स आर इक्वल। तो यहाँ से ट्वाइस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, और BC प्लस AC क्या है, देखो BC प्लस AC क्या है, ये भी है क्या, ये लिख दिया हमने यहाँ तक, ये आ गया। ठीक है, ये ठीक है, बताओ। यस सर। यस सर। और AB को हमने AB प्लस BC के बराबर कैसे मान लिया, इस तरह से मान लिया कि मेरे पास एक लाइन है AB और एक है BC, A है, B है, C है। इसको उठा करके मैं AC पर रखूं तो ये पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा। दिख रहा है आपको? पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे था, C बीच में है ना, पॉइंट C बीच में है, B बाहर है, ऐसा। तो इसका मतलब है कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होगा। AC को उठा करके रखो और फिर BC को उठा करके रखो AB पर, पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर दिख रहा है। तो इसीलिए BC प्लस AC की जगह मैंने AB लिख दिया। ठीक है, तो वहां से फिर ट्वाइस AC अगर AB है तो फिर AC हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? बताओ। यस सर। है ना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, अभी कोई डाउट है? नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है, इसमें अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन 5 को देखो। ये क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो C था वो AB लाइन का मिड पॉइंट था, तभी तो AC और BC बराबर थे, है ना।
यस सर। ये आपसे Yes, कह sir. रहा है, ये अभी आपसे कह रहा है कि फिर ये प्रूव कर दो कि जितने भी लाइन होते हैं दुनिया में, मतलब लाइन इन द सेंस लाइन सेगमेंट, है ना, जितने भी लाइन सेगमेंट है दुनिया में उन सभी के केवल एक ही मिड पॉइंट होंगे। ये आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या कहा जा रहा है आपसे प्रूव करने के लिए, Yes, बताओ, sir. है ना? Yes, sir. तो अगर मेरे से प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि चलो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसके दो मिड पॉइंट्स हैं सी एंड डी। समझ में आ गई बात? बताओ। Yes, हमने sir. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास देखो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट है सी, तो हमने ऊपर में क्या डिराइव किया है, ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा क्या, बताओ? ये डिराइव किया था ना, तो उसको वापस से यहाँ लिख दिया। Since C is midpoint of AB, therefore AC is equal to half of AB. दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. हमने हमने और भी क्या माना है कि लाइन AB का एक मिड पॉइंट D भी होगा। तो अगर ऐसा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AD is also equal to half of AB। बताओ, लिख सकता हूँ ना इसी तरीके से? लिख यस सर। सकते हैं। तो हमने वो भी लिख दिया, AD is equal to half of AB। दिख रहा है? तो यहाँ यस पर देखो सर। AC भी AB/2 है और AD भी AB/2 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AC और AD दोनों बराबर होंगे, यस सर। है ना? कह सकता हूँ, ठीक। Yes, sir. यस। है ना? कैसे कह सकता हूँ, इस तरह से कह सकता हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो AC एक चीज है जो कि हाफ AB के बराबर है, AD भी एक चीज है वो भी हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो थिंग्स ये एक चीज है, दिस थिंग इज इक्वल टू हाफ ए बी, एडी भी एक थिंग है जो हाफ ए बी के बराबर है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग हाफ ए बी वो आपस में भी इक्वल होंगे, तो वहां से ए सी इज इक्वल टू ए डी मैंने लिख दिया। तो अगर ए सी और ए डी बराबर है इसका मतलब सी और डी कोइंसाइड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सी भी ए बी के बीच में है, यस। मिड पॉइंट है, और डी भी ए बी के बीच में है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो AC और AD तभी पॉसिबल है इक्वल होने जब C और D एक ही पॉइंट। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बताओ, ये आर्गुमेंट अच्छे से समझ में आ गया ना जो बोला गया? यस तो सर। आ इसका गया। मतलब है कि C और Yes, D sir. कोइंसाइड कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, है ना? तो C और D अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो C और D एक ही पॉइंट हो गए। तो ऐसे हमने प्रूफ कर दिया कि एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, इसमें डाउट नहीं है। पक्की सर बात कोई है? डाउट नहीं है। हाँ बोलो, कौन है? सर, पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ या फिफ्थ? सर फिफ्थ का थोड़ा सा ऊपर। यस सर, यही। सर क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और ऊपर? यस सर, बस हो गया। थैंक यू। चलो ये मैं मान के चलूं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक आप सबको समझ में आ गई बात अच्छे से, हाँ? Yes, sir. यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? No, नो sir. सर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं इसमें फिर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने लिखा है।
देखो ये क्या कह रहा है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD, है ना, AC जो है वो BD के बराबर है, तो मुझे प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। समझ में आया? यस सर। तो इसको मैं अलग अलग आपको करके दिखाऊं। तो ये लाइन सेगमेंट तो आपको दिख ही रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो लेंथ है ना आपका AC, है ना, जो AC है ऐसे, ये क्या है, BD के बराबर है ऐसे, ठीक है। AC इज इक्वल टू BD दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो B पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा इस लाइन में, और इस लाइन में ऐसे C पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। तो AB इज इक्वल टू CD आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, तो फिर हम शुरू हो Yes, जाते sir. हैं, है ना। इसको लिख दिया, वी कैन सी, प्रूफ करके लिख दिया। वी कैन सी दैट AC is equal to BC, ये दे रखा है ना, क्या है, AC is equal to BD, सॉरी ये दे रखा है, AC is equal to BD ये दे रखा है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। यस अच्छा, नाउ Yes, sir. अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं AC को ऐसा लिख दूं क्या, AB प्लस BC, Yes, sir. ठीक है, Hmm. एंड BD को ऐसा लिख दूं क्या, BC प्लस CD, BC plus CD. BC plus CD. ठीक है। बताओ ये सही है? Yes, sir. यस सर सही है ना, सही है ना। अब बताओ कि क्यों ऐसा लिख सकते हैं, इसका रीजन दे सकते हो मुझे? सर फिर हम इन दोनों को नहीं, ये बताओ कि ऐसा हमने कैसे लिख दिया, जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिखा ना, कैसे लिखा, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको यूक्लिड के टर्म्स में? सर उनका कोई पोस्टुलेट इसको ऐसे है, क्योंकि अगर मैं AB और BC को उठा करके रखूं तो AC से कोइंसाइड करेगा, सिमिलरली BC और CD जो है वो BD के साथ कोइंसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? है। है ना, इसको आपको समझना होगा, ये कहानी समझनी होगी, बिकॉज AB प्लस BC coincides with AC and BC plus CD coincides सर उनका एक्सियम है। with BD, ठीक है। ये आपको बार बार लिखना होगा, ऐसा लिखते जाओगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ सा जाएगा, है ना। सिंपल सी चीज है, और ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा कि इस वजह से हुआ है। बताओ ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, यस सर। है ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, ये तो हमने कई बार देख लिया है। अब बोल नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। तो नाउ सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में रख दो। तो AC की जगह क्या लिख सकते हैं? AB plus AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? BC AB प्लस plus CD B. ऐसा आएगा। यस सर। अब इसके बाद क्या करें? सर अब इसके बाद इसके बाद से हाफ वाले क्या? 2BC हो जाएगा। 2BC क्यों? हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था
ए बी इक्वल सी डी। सर AB is equal to CD. तो हमें प्रूफ करना था, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से, ये बताओ। AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD आ गया, तो अब हम AB इज इक्वल टू CD कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये बताओ। बताओ। समझ में आ रहा है क्या पूछा गया आपसे? बोलो भाई, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है आपसे, जल्दी बताओ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD है, यहाँ से मुझे प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताओ। तो हमने ऐसी चीजें कई बार पढ़ ली है ना। क्या? सेकंड एक्सियम से। कैसे सेकंड एक्सियम से? If equals are added to equal, then the wholes are equal. वो ठीक है, लेकिन ये तुमको फिर ये इक्वल से एडेड, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एडेड है ना। हम जब किसी दो इक्वल चीज में कोई सेम चीज ऐड करते हैं तब हम बोलते हैं कि होल्स आर इक्वल, और यहाँ पर तो होल्स इक्वल हैं, हमको नीचे आना है। समझ में आया? यहाँ तो ऑलरेडी AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD है, होल्स आर इक्वल, हमको रिवर्स ऑर्डर में आना है। तो फिर क्या करेंगे बताओ। आपको अगर ध्यान हो तो हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर्स का भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप करोगे तो रिमाइंडर्स भी इक्वल होते हैं। अगर इक्वल चीज़ों में से अगर सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर ली जाए तो जो रिमाइंडर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा है ऐसे, नाउ सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। तो प्लस BC और माइनस BC कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, AB प्लस BC पहले से है, माइनस BC, माइनस, और यहाँ पर BC प्लस CD पहले से है, माइनस BC। ये BC कैंसिल, ये कैंसिल, therefore AB is equal to CD, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। समझ में आया? ये देखो आया क्या यस सर, सभी को? Yes, sir. तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्यों हमने ऐसा किया, क्यों हमें पता चला कि ये सही है। यहाँ लिखना पड़ेगा एज पर यूक्लिड्स एक्सियम, थर्ड एक्सियम, when equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. are also equal। तो बताओ भाई, ये समझ में आ गया ना अच्छे से, इसमें कोई डाउट है? आ गया सर। पक्की बात है? Yes, sir. सर। है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth. ठीक है, note that the question is not about the fifth postulate. ठीक है, समझ में आया कि हम फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं हो रही है, एक्सियम फिफ्थ के बारे में बात हो रही है। इन द यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो किसी को याद है एक्सियम फिफ्थ क्या था यूक्लिड्स का? The whole is greater than the part. ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पर कि एक्सियम 5 जो है वो क्या है? होल इज ऑलवेज Greater than the part. greater than its part। ठीक है, कोई भी चीज अपने ही किसी पोर्शन से बड़ी रहती है ना, ये प्रूफ करना है। तो ये सही है क्या? क्या ये कहीं पर सही है या हर जगह सही है, ये बताओ। सर हर जगह सही है। कोई भी चीज तुम ले लो, वो अपने एक छोटे से पोर्शन से हर जगह सही होती है, सॉरी हर जगह बड़ी होती है, ये हर जगह वैलिड है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज अपने किसी स्मॉल फ्रैक्शन से छोटी हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे कि सिंस this is true, since this is true everywhere, in the world, hence it is considered, hence it is considered as universal truth। ठीक है, समझ में आ गया ये कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये दुनिया में हर जगह वैलिड है ना, ऐसा कहीं भी नहीं है जहां पर ऐसा होता है कि जो होल है वो अपने पार्ट से ही छोटा हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की जगह की तरह कंसीडर किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? यस। है? तो एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत समय लगा करके एक एक चीज को देख करके कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तक? बताओ। नो सर। ठीक है, तो अगला टॉपिक देख लो क्या है, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उसके बहुत सारे वर्जन्स दिख रहे हैं, है ना, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं फिर। इक्विवेलेंट ऑफ, सर हाँ बोलो। सर एक बार फिफ्थ पोस्टुलेट समझा देंगे फिर से? ठीक है, समझा देते हैं। देखो ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं ऐसे, चलो ऐसे मान लिया, दो लाइंस हैं आपके पास, इसको ऐसे, अभी इसको पोस्टुलेट की तरह नहीं, इसको एक जनरल सी बात समझो। दो लाइंस है आपके पास L1 एंड L2 और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, L1 इज पैरेलल टू L2 और एक लाइन ऐसे आ रही है, इसका नाम है M। तो ये जो एंगल है इसको हमने 1 मान लिया, ये जो एंगल है इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। इफ L1 is parallel to L2 तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ?
सर 180। 180 होगी क्या? यस सर, यस सर। है ना? एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू सर ये भी 180 होगा। ये भी 180 होगा। बताओ सभी अग्री कर रहे हो क्या इस बात से? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। अगर मान लो इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन 180 हो जाए तो क्या होगा? अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सर पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल पैरेलल नहीं होगा। तो बता सकते हो? किसी एक लाइन को फिक्स कर लेता हूँ मैंने मान लो L2 को फिक्स कर दिया। अब मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता हूँ। L2 को ऐसे मैंने फिक्स कर दिया, L2 को पकड़ के रखा है कि भाई 2 नहीं हिल सकता। जहां पर लाइन जो थी वो M थी, वो भी फिक्स है। अब बताओ जो L1 है, L1 का जो पहले का ओरिएंटेशन था वो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। अब जो L1 होगा, मान लो L1 अभी भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, अभी भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो L1 का ओरिएंटेशन अब कैसा लगता है आपको, कैसा होगा बताओ? L1 अब कैसा दिखाई देना चाहिए आपके हिसाब से? सर सेम। सेम मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 रहे या ग्रेटर देन 180 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा L1 को। सर अगर ग्रेटर पड़ेगा। होगा तो पड़ेगा। अगर मैं यही पे तो ऊपर देखो तो यही तो लिखा गया है, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो L1 अब कैसा दिखाई देगा ये बताओ, जब L2 को हमने फिक्स सर कर रखा है। सर राइट हैंड साइड वाला जो लाइन नीचे हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर हो जाएगा। वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड बोले तो ये आप कह रहे हो ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। ये आप कह रहे हो कि ये नीचे हो जाएगा ऐसा कुछ। और सर लेफ्ट वाला राइट वाला ऊपर हो जाएगा। इधर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? यस सर। ये ऐसा कह रहे हो, ये 1 हो जाएगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन 180 डिग्री दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? यस सर। ठीक है, सभी एग्री कर रहे हैं इस बात को? यस सर अग्री। बाकी जिन्हें बोल नहीं रहे हो भाई, एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, बाकी को समझ में आ रहा है क्या? एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन 180 होगा, इक्वल टू 180 या लेस देन 180 होगा? सर लेस देन 180। लेस हो जाएगा। लेस देन 180 डिग्री होगा। तो इससे आप क्या समझते हो कि L1 और L2 कभी मीट करेंगे क्या, कभी आपस में मिलेंगे? यस सर मीट हो जाएगा। मिल जाएंगे थोड़ी दूर आगे। तो किधर मिलेंगे? 1 और 2 की तरफ या 3 और 4 की तरफ? 3 और 4। 3 और 4। आप यानी ऐसा कुछ बता रहे हो, यहाँ पर कहीं ले जाऊं मैं आगे। ऐसे कहीं इसको ले जाया जाए, जरूर कहीं ना कहीं मिलते हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। यस तो यही तो कह रहा है वो भी, कि अगर दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन उनको कट कर रही है और उनके इंटीरियर एंगल का सम, एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 4 और एंगल 1 नहीं, या एंगल 2 और एंगल 3 नहीं, एक ही साइड, या तो 1 प्लस 2 या सर 3 4 प्लस और 2, 3। है ना? तो अगर एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर लेस देन 180 है, तो जो दोनों लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे उसी एंगल की तरफ, उसी दोनों एंगल्स की तरफ दोनों लाइंस जरूर आगे चल करके मिल रहे होंगे। यही कहा जा रहा है इस पोस्टुलेट में।